स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग? पोस्ट ग्रेजुएट या पीजीटी वालों का है। एक मिनट। ये है टीजीटी वालों का सिलेबस। एक बार सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। पहले तो बात की जा रही व्याकरण, रचना तथा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब देखिए, सबसे मुख्य बात लिखा हुआ है संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास में क्या क्या आएगा देखेंगे आगे चल के। थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास में देखिए कितनी सारी रचनाएं। कबीर की पूरी साखियाँ, बिहारी के दोहे, घनानंद के सवैया, भारतेंदु के सवैया, मैथिली शरणगुप्त का यशोधरा, साकेत और जयद्रथ वध। साकेत अपने आप में कितनी बड़ी रचना है, वो पूरी रचना। तुलसीदास की रामचरितमानस और विनय पत्रिका, सूरदास का भ्रमरगीत सार, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, जयशंकर प्रसाद का आंसू। चलो ये तो करता छोटी सी है, ले चल मुझे बुलावा देकर। और कामायनी। आंसू और कामायनी दो अपने आप में अलग अलग बहुत बड़ी रचनाएं हैं, ठीक है। निराला की संध्या सुंदरी, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और परिमल। परिमल एक प्रकार का काव्य संग्रह है उनका पूरा। सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार और परिवर्तन, ठीक है, इनकी दो कविताएं हैं। महादेवी वर्मा की यह मंदिर का दीप इसे जलने दो, वसंत और रजनी, ये तीन कविताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर का हिमालय, भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश करता, अज्ञे का कितनी नावों में कितनी बार और भग्नदूत, दोनों काव्य संग्रह हैं। अब इन काव्य संग्रहों में 100 से अधिक कविताएं आप देख सकते हैं। केशव की रामचंद्रिका पूरी, ये टैक्स है टीजीटी का। मैंने आज तक कहीं पे भी ये नहीं देखा कि विद्यापति की पूरी पदावली किसी टेक्स्ट में लगी हो, किसी सिलेबस में, कि पदावली पूरी रामचरितमानस पूरा सिलेबस में लगा हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। कि आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में पूछा जा रहा हो सिलेबस में कि रामचरितमानस के 7 कांड, इतनी बड़ी पुस्तक है वो, उसके 7 कांडों को पढ़ने के लिए आपको पूरा साल चाहिए। और रामचरितमानस के 7 कांडों में से अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जैसे और जगह पर देखते हैं, और जगहों पे सिलेबस होते हैं, जैसे यूपी का सिलेबस आ जाए, बिहार का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली DSSB का हो, JNV का हो, नवो या फिर NVS का हो। अभी कुछ समय पहले निकली थी जो वैकेंसियां हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की रचनाएं नहीं मिलेंगी कि पूरा टेक्स्ट का नाम दे दिया जाए और आपको वो पूरा टेक्स्ट पढ़ना हो। ऐसा पहली बार मैंने अपनी लाइफ में सिलेबस देखा है कि पूरी रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आप खाली टाइम में भी अगर रामचरितमानस और विनय पत्रिका पढ़ने बैठेंगे तो तब भी आपको 2-4 महीने चाहिए सुकून से पढ़ने के लिए। पूरी पद्मावत, भ्रमर गीत सार पूरा, पदावली और कीर्तिलता। सोचिए, इनका बस नहीं चला, वरना ये कीर्ति पताका भी लगा देते। वो उपलब्ध नहीं है रचना, आज तक हमें मिली नहीं है। तो अगर इनको पता होता कि कीर्ति पताका भी उपलब्ध है तो उसको भी सिलेबस में रख देते उठा के। इतनी रचनाएं एक साथ आपके सिलेबस में, बहुत गलत तरीके से बनाया गया सिलेबस है ये। चलो फिर भी, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या तरीका रहेगा हमारा इसको पढ़ने का? इसको पढ़ने का हमारा तरीका ये रहेगा कि जो भी रचनाएं उसमें लगी हुई हैं, उन रचनाओं के ऊपर एक संक्षिप्त नोट की तरह हम उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। एक प्रकार से हम उसका केंद्रीय तत्व पकड़ने की कोशिश करेंगे
कि क्या क्या हो सकता है उसमें, कौन कौन सी चीज़ों पे बात की जा सकती है ना। उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि इस तरीके का सिलेबस अधिकतर कहीं रचनाओं में आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहीं का भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और जगह का सिलेबस उठा के देखें आप, तो आपको ऐसे सिलेबस नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये गद्य साहित्य विधाओं का सामान्य परिचय, सारी विधाओं का, उपन्यास, कहानी, निबंध, है ना, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र। तो गद्य विधाओं में तो बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी। उसमें उपन्यास में देखिए, प्रेमचंद की रंगभूमि, गोदान और निर्मला, 3 उपन्यास। नाटक में जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। कहानी प्रेमचंद, कहानी विधा में हमको क्या देखना होगा? प्रेमचंद की कफन, पूस की रात, ईदगाह और जुर्माना। जयशंकर प्रसाद की आकाश, मधुआ। फरिश्चंद नाथ रेणु की संवदिया और तीसरी कसम और ठुमरी। ये 3 उनकी हैं। निबंध में रामधारी सिंह भारत की सांस्कृतिक एकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसी को आधार बनाकर, इसी निबंध से प्रभावित होकर साकेत लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और साकेत का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जो सर्ग है, वो आपका 9वां सर्ग, जिसमें उर्मिला के बारे में पूरा उर्मिला के बारे में पूरी जानकारी है, उर्मिला के बारे में पूरी बातचीत है। उर्मिला कौन थी? तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, क्योंकि लक्ष्मण चले गए थे राम के साथ वनवास। राम तो माँ सीता के साथ थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो उर्मिला अयोध्या में ही रह गई थी। तो उन्हीं को आधार, अब ये लिखा था निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कि सब कवियों ने रामचरितमानस पे, राम के जीवन से संबंधित घटनाओं पे खूब कविताएं की, लेकिन उर्मिला को लोगों ने उपेक्षित किया। तो इसी को आधार बनाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और इसी से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक आई थी साकेत, और साकेत में उन्होंने सबसे अच्छा वर्णन जो किया है वो 9वें सर्ग में है, और उर्मिला का ही वो पूरा वर्णन है। फिर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून कैसे बढ़ते हैं, नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, ये यहाँ क्यों होना चाहिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून कैसे बढ़ते हैं, ये निबंध का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु हैं, काव्य के गुण और दोष हैं। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, प्लेटो का कला एवं काव्य, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, भाषा एवं बोली में अंतर। इसके अलावा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का उद्भव होगा, उद्भव और विकास, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं, पौराणिक ग्रंथों का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में देखिए कौन कौन से पौराणिक ग्रंथ दिए गए हैं, संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस है आपका टीजीटी वालों का। और ऊपर हमने व्याकरण पे तो बात ही नहीं किया, हमने साहित्य पे बात किया। व्याकरण में शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग और व्याकरण प्रकार के आधार पर क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची और विपर्यार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थभेद बताने वाले शब्द, काल, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, कारक, लिंग, वचन, अशुद्धि, शोधन, वर्तनी, कहावतें एवं मुहावरे, विराम चिन्ह, पद विचार, है ना। पद विचार में हम अभिकारी शब्दों की बात करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, और अभिकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात आदि की बात होगी। पद परिचय रहेगा, पदबंध रहेगा, कर्त, वाच्य में कर्त, कर्म और भाव तीनों वाच्य देखे जाएंगे। फिर वाक्य स्वरूप पे भी बात होगी, स्वरूप नहीं होगा, वाक्य स्वरूप होगा। रचना, उद्देश्य और विधेय पे बात होगी। वाक्य परिवर्तन और रचनांतरण की बात करेंगे, साधारण, संयुक्त, मिश्रित वाक्यों में।
कि 3 अलग अलग प्रकार के वाक्य कैसे परिवर्तित किए जा सकते हैं, उनको कैसे बदला जा सकता है और कौन कौन से होते हैं। फिर वाक्य शुद्धि शोधन भी रहेगा। और ये जो पाठ है शब्द शक्ति विवेचन तथा रस छंद परिचय, शब्द शक्तियाँ अविदा लक्षणा व्यंजना, शब्द गुण प्रसाद माधुर ओज, छंद वाणिक छंद मात्रिक छंद। अब इसमें ये नहीं रखा कि वाणिक छंद हमें वाणिक छंद कौन कौन से पढ़ने हैं छंद और मात्रिक छंद कौन कौन से पढ़ने हैं, ये भी इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, बस ऐसे रख दिया मात्रिक छंद और वाणिक छंद। अब छंद तो बहुत सारे हैं, तो सारे छंद कितने सारे छंद पढ़ने हैं, एक एक छंद पढ़ेंगे तो छंदों में तो संख्या 100 तक पहुंच जाएगी, है ना। तो ये स्पष्ट, बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सिलेबस नहीं बनाया गया है। फिर रस की बात होगी, सभी रसों के लक्षण उदाहरण आदि का सामान्य ज्ञान। फिर अलंकार की भी बात है। अब कौन कौन से अलंकार पढ़ने ये भी इसमें नहीं बताया गया। अब अलंकारों की संख्या देखेंगे तो विद्वान 164 अलंकारों तक पहुंच जाते हैं, तो सारे अलंकार तो नहीं देख पाएंगे हम। तो अधिकतर क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं 5-8 उनकी बात हम कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 अलंकार हैं, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर बात हो पाएगी, सारे अलंकारों पर तो बात नहीं हो पाएगी। फिर पत्र लेखन में रहेगा औपचारिक पत्र, व्यावसायिक आवेदन और कार्यालयीय पत्रों की बात होगी, अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, अनुच्छेद लेखन, साहित्यिक वर्णनात्मक समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लिखे, अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश। तो सिलेबस तो काफ़ी डीप है, बहुत ज़्यादा विस्तार लिए हुए सिलेबस है। और पूरा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में देखना क्या क्या आ गया। आदिकाल भी है, भक्ति काल भी है, रीतिकाल भी है, आधुनिक काल। आधुनिक काल के जितने भी हैं, चाहे वो भारतीय हिंदू युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, समकालीन कविता हो, नई कविता हो, है ना, साठोत्तरी कविता हो, सारे पूरा युग आधुनिक काल में समाहित हो जाएगा। फिर काल विभाजन, नामकरण, काल विभाजन की समस्याएं, काल विभाजन के आधार, हिंदी साहित्य के प्रचलित काल विभाजन और नामकरण, है ना, चारों कालों की सीमा निर्धारण, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनके प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कृतियाँ। अब चारों कालों के अगर आप प्रतिनिधि कृतियों की बात करोगे तो कबीर की रचनाएं आ जाएंगी, और जयसी की रचना आएगी, सूरदास की रचना आएगी, तुलसीदास की रचनाएं आ जाएंगी। तो प्रतिनिधि कविता कृतियों में हम किस किस को समाहित करेंगे, देखिए इस रचना के आधार पर, इस पंक्ति के आधार पर कितना विस्तार लिए हुए। फिर अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्तांत, ये अन्य गद्य विधाएं भी इसके अंतर्गत समाहित हैं। प्रश्न पत्र। तो अच्छा, आप किसी को ये पता है कि अभी कौन सा प्रश्न पेपर होने वाला है, पहला पेपर होगा या सेकंड पेपर होगा? कोई बता सकता है पहले पेपर कौन सा होने वाला है, फर्स्ट के सेकंड? किसी को पता है? मेरी आवाज़ आ रही है? नो आइडिया। देखिए, पेपर फर्स्ट ही होना चाहिए पहले मेरे अनुसार तो। और पेपर फर्स्ट होगा तो हमें क्या पढ़ना होगा, व्याकरण और काव्यशास्त्र, है ना। यानी हमको ये वाला पार्ट देखते हुए ये वाला पार्ट देखना होगा, ताकि हमारा पूरा काव्यशास्त्र समाहित हो जाए। इसके बाद हमें व्याकरण का ये पूरा हिस्सा देखना होगा। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो संभवतः हम पहले प्रश्न की, पहले पेपर की तैयारी ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है शब्द शक्तियाँ, विधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना, शब्द गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, इसके बाद यहाँ से ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसकी थोड़ी सी हमें जानकारी रहनी चाहिए। चलिए, सिलेबस आपने देख लिया, एक थोड़ा सा परिचय देखते हैं हम। कितने साथी हैं हमारे यहाँ पर टोटल? 1 2 3, टोटल 15-16, यानी 15 लोग हैं।
क्लास शुरू करने से पहले ही लाइट चली गई, तभी से लाइट का वेट कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे, और परिचय आज हमारा ये रहेगा कि साहित्य क्या है। क्योंकि हिंदी जो विषय हम पढ़ रहे हैं विशेष रूप से साहित्य के इर्द गिर्द घूमता है पूरा विषय हिंदी। साहित्य क्या है? साहित्य कोई साथी हमारा बता सकता है साहित्य हम किसको कहते हैं? साहित्य की बात करते हैं ना। क्या है साहित्य? साहित्य का स्वरूप, साहित्य का स्वरूप किसे कहते हैं साहित्य? क्योंकि देखिए, आज हम थोड़ा सा परिचय ही देखेंगे, ये बहुत कोर विषय है। हम साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित आगे क्लास रहेंगी। तो पहले हम इसी शब्द को समझते हैं कि साहित्य क्या है ना। सबने साहित्य पढ़ा है, सामान्य सा शब्द है, ध्यान भी नहीं देते। पूछ लिया जाए, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ऐसा सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कहीं पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे कि साहित्य क्या है। तो किसे कहते हैं साहित्य? किसे कहते हैं साहित्य? संस्कृत में एक विद्वान ने कहा था, साहित्य भाव साहित्यम, कि साहित्य भाव जो है वो साहित्य है। क्या है साहित्य भाव? किस चीज़ का साहित्य भाव? साहित्य, आप इसको अलग करने की कोशिश करिए, है ना। स धन हित, हित माने जिससे सभी का उपकार हो, सभी का भला हो, है ना? तो ऐसा उपकार, ऐसा भला जिसमें सभी शामिल हों। साहित्य का जो भाव है वही साहित्य है। अर्थात साहित्य किसी एक के लिए नहीं लिखा जाता, कोई एक नहीं है जो साहित्य का भोक्ता है, साहित्य का उपभोग करने वाला है, उसको अनुभव करने वाला है, या उसके लिए लिखा गया कोई एक नहीं है, बल्कि साहित्य है पूरे समाज के लिए है, बहुत सारे लोगों का एक जिसमें हित हो ना। तो हम कहेंगे साहित्य भाव साहित्यम, यानी जिसमें सहित होने का भाव छुपा हो उसी को हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, दो अर्थों में लिया जा सकता है इसको। तो इतना तो यार ना, सहित जिसमें हित हो, हित किसका? सभी का समाहित हो, सहित, हित है जिसमें सभी का, यानी सहित का भाव साहित्य है। तो एक दूसरे का हित हो, मनुष्य का, मनुष्य जाति का
जिसमें हित छुपा हो। मनुष्य जाति का हित छुपा हो, एक दूसरे के लिए जिसमें हित की भावना हो, जो किसी का बुरा ना चाहता हो, सबके लिए अच्छा चाहता हो, वो क्या है? सहित है। सहित भाव कौन लिए हुए है? साहित्य है। दूसरा सहित, किसका सहित? शब्द का, शब्द का और शब्द और अर्थ का सहभाग, दोनों का भाव समाहित हो। यानी एक तरफ शब्द हो और दूसरी तरफ अर्थ हो, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हों और एक ऐसा अर्थ हम तक पहुंचाएं, ऐसी मीनिंग कि जो हमारे लिए हित की भावना रखती हो। तो दो रूप माने गए सहित में। कुछ विद्वानों ने कहा कि सहित का भाव साहित्य है, और सहित किसका? मनुष्य जाति का, जिसमें सहित हो, जिसमें मनुष्यों का हित छिपा हो, एक और दूसरे व्यक्ति का एक दूसरे के लिए सभी का हित समाहित हो, है ना? तो वो क्या है? साहित्य है, जो दूसरों का हित करता है। अब इसमें दूसरे सभी हो सकते हैं, पूरा समाज आ सकता है ना? संपूर्ण समाज आपको समाज साहित्य में दिखाई देगा। इसीलिए आप अगर साहित्य की यात्रा देखें, साहित्य की यात्रा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा भक्ति काल की कविता। सबसे पहले आप आदिकाल की कविता देखिए। आदिकाल की कविता में क्या है? कौन सा भाव है? राजाओं की स्तुति है, राजाओं की प्रशंसा है, युद्ध का वर्णन है। वहाँ कैसा समाज है? ध्यान से देखेंगे तो आपको वीरता पूर्वक जो वीर लोग हैं उनका साहित्य है, राजाओं का साहित्य है आदिकाल में। उसके बाद भक्ति काल में आपको कैसा साहित्य दिखाई देगा? भक्ति काल में वो जो समाज विशेष था उससे अलग हटकर आपको जन सामान्य का साहित्य दिखाई देगा। भक्ति की बात होगी, ईश्वर की तरफ लोग जाते हुए दिखाई देंगे। रीतिकाल का साहित्य आपको फिर से इसी लोक पे ले आएगा। जो भक्ति काल आपको ईश्वर की तरफ ले जाता है, रीतिकाल में कविता ईश्वर से लौटकर पुनः कहाँ आ जाती है? इसी लोक में आ जाती है, इसी धरती पर आ जाती है। जो हमारे समाज में मौजूद लोग हैं उन्हीं की बातचीत करने लगती है। विशेषकर स्त्री के बारे में वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है, रीतिकाल की कविता। वो अलग बात है कि रीतिकाल को इस तरीके से देखा गया कि वो कविता स्त्री विरोधी है, लेकिन नए शोध ये कहते हैं कि रीतिकालीन कविता स्त्री विरोधी कविता नहीं, बल्कि स्त्री जीवन को उसके लगभग वास्तविक रूप में व्याख्यायित करती है ना? तो देखो, साहित्य की यात्रा लगातार बदलती रहती है। भारतेंदु युग दिखाई देगा आपको, तो क्या दिखाई देगा साहित्य में? हमारे आधुनिक मूल्य, नई तरीके की जीवन शैली शुरू हो जाएगी भारतेंदु युग आते आते। फिर भारतेंदु के बाद आगे की पूरी यात्रा देखिए। हमारा समाज जैसे जैसे बदल रहा है, हमारा साहित्य भी वैसे वैसे बदल रहा है। यानी साहित्य की यात्रा मनुष्य को छूटता नहीं है। आप प्रगतिवादी कविता में देखो, किसान मजदूर लोग आ जाएंगे। नई कविता में या आगे प्रयोगवादी कविता में आपको लघु मानव दिखाई देगा। जो शहरी समाज में वो जो मनुष्य है, जो क्लर्क के रूप में है, जो ऑफिसों में काम करता है, उसी को लघु मानव कहा गया। तो आपको वो समाज दिखाई देने लगेगा। तो साहित्य का मतलब ही यह है कि जिसमें सभी का हित समाहित हो, वही साहित्य है। मनुष्य जाति का जिसमें हित समाहित हो वो साहित्य है। और दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें शब्द और अर्थ का सहभाव हो, है ना, दोनों एक हो जाते हों मिलकर, तो साहित्य है। ठीक है। तो साहित्य को आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य के लिए क्या क्या नाम? तो
अगर आरंभिक रूप से पहले क्या था, हम काव्य को भी साहित्य ही समझते थे, यानी काव्य भी साहित्य है, साहित्य तो है ही नाम हमारे पास। फिर हम इसको इंग्लिश में लिटरेचर कह देते हैं, उर्दू में इसको अदब कहा जाता है, अदब, है ना। उर्दू में अदब के, ये अदब के विद्यार्थी हैं, अदब के तलबा हैं जो साहित्य पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना इन्होंने साहित्य पढ़ा, ये साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो उर्दू में कहते हैं अदब के तलबा। तलबा मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। साहित्य इस तरीके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में जाएंगे तो वहाँ आपको एक नाम मिलेगा विश्वनाथ। विश्वनाथ का क्या कहा था इन्होंने साहित्य को लेके? विश्वनाथ की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसा वाक्य जो रस से परिपूर्ण है वही क्या है? काव्य है। ये कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा है साहित्य की, ये अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है, क्योंकि हर जो रसात्मक है, जो रसात्मक वाक्य है वो काव्य है, ये तो संभव नहीं है। किसी से आप रस भरी बातें बहुत प्यार से कहें, आप अपने बच्चे को दुला रहे हैं या आपने किसी सामान्य सी बात कहें जो बहुत प्यार भरी हो, तो जिसमें रस हो, तो वो वाक्य तो साहित्य तो नहीं हो सकता, है ना, काव्य तो नहीं हो सकता। काव्य के तो कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, उन नियमों पे, उन शर्तों पर, उन नियम और कानून के अनुसार अगर आप कविता नहीं करेंगे तो काव्य नहीं होगा। सिर्फ वाक्यम रसात्मक काव्यम तो कविता साहित्य नहीं कह सकते। बाद में कहा विद्वानों ने इस बात का, लेकिन ये आरंभिक परिभाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, कि ऐसे वाक्य जो रसपूर्ण हैं, रस से भरे हुए हैं, वही क्या है? काव्य है। वाक्य जो रस से परिपूर्ण है, जो रसात्मक है, रसात्मक का मतलब यह है कि जो रस से भरा हुआ है, तो ऐसा वाक्य जो रस से परिपूर्ण है, रस से भरा हुआ है, जो रसात्मक है, वह काव्य है। विश्वनाथ ने ऐसा कहा। भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में आपको जगन्नाथ मिल जाएंगे। इन्होंने भी साहित्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा देने की कोशिश की, क्योंकि साहित्य काव्य वांग्मय, साहित्य वांग्मय, काव्यशास्त्र काव्य वांग्मय, ये सारे नाम पहले आपको आरंभिक रूप में यही नाम सुनाई देंगे। बाद में चल के ये साहित्य शब्द आया है, पहले साहित्य शब्द नहीं था। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। रमणीयार्थ तोड़ेंगे इसको, रमणी धन अर्थ रमणीय है। रमणीय का मतलब ही क्या है? जिसमें आपको रमण जाना, रमण जाने का मतलब होता है जिसमें खो जाना, किसी पे मोहित हो जाना, यानी एक प्रकार से रमणीय वही है जो रसात्मक है, जो अच्छा है, जो रस से भरा हुआ है, वही तो रमणीय लगेगा, जो वही तो सुंदर लगेगा, जिसे पढ़ के आपको आनंद आए। रस पढ़ने के बाद हमें क्या आता है? आनंद मिलता है, रस मिलता है। तो ये भी वही कह रहे हैं एक प्रकार से कि रमणीयार्थ, यानी ऐसा जो रमणीय हो, ऐसा अर्थ, प्रतिपादक जो स्थापित करता हो, प्रतिपाद करता हो शब्द, वही काव्य है। यानी कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो स्थापित करते हों क्या? रमणीय अर्थ, आनंद देने वाला अर्थ, वो क्या है? काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। ठीक है। भामे की परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है और ट्रेंडमार्क कह सकते हैं आप हिंदी का। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा भी है, सबसे सिंपल परिभाषा भी है साहित्य के बारे में, काव्य के बारे में। भामे के बारे में आप जानते ही हैं,
रसवादी आलोचक अलंकारवादी वो थे, आचार्य थे। भरत मुनि की परंपरा से बिल्कुल अलग परंपरा चलाते हैं आचार्य भामह, है ना, अलंकारवादी आचार्य हैं। और आप रीतिकाल में जब पहुँचेंगे तो आपको केशवदास इसी परंपरा में दिखाई देंगे, भामा वाली परंपरा में। क्या कहा था भामा ने? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वही बात, वाक्यम रसात्मक काव्यम। या हम जो साहित्य की बात कर रहे थे कि साहित्य का सहित भाव, शब्द और अर्थ का जो सहित भाव है वही काव्य है। तो सहित भाव, साहित्य का जो सहित भाव है शब्द और अर्थ का, वही काव्य है। वही परिभाषा आपको यहाँ भी दिखाई देगी भामा की, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ, अब इसको कर लीजिए अलग एक बार, शब्द को अलग कीजिए, अर्थ को अलग कीजिए। सहित, शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है ना। जब हम साहित्य के लिए कह रहे थे ना कि सहित भाव साहित्यम, तो वो भाव किसका है? शब्द और अर्थ का भाव है। सहभाव जो है वो शब्द और अर्थ का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। सहित भाव मतलब उनका एक दूसरे से मिला हुआ रूप ही काव्य है। तो इस तरीके की परिभाषाएं आपको दिखाई देंगी जब आप साहित्य के बारे में बात करेंगे हमारी काव्य, भारतीय काव्य परंपरा में। आधुनिक युग में अगर आए आप, महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने साहित्य के बारे में दी है, और वो परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी परिभाषा है। ज्ञान ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, क्या मतलब है? अब इसमें तो विज्ञान भी समाहित हो जाएगा। बहुत बड़ी दीर्घ परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। बाद के विद्वानों ने इसे उस तरीके से स्वीकार नहीं किया कि, लेकिन फिर भी क्योंकि एक अच्छी परिभाषा है, बार बार एग्जाम में पूछी भी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, अब तक जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस सारी राशि को, उस ज्ञान रूपी सारे धन को जहाँ पर संचित किया गया है, जहाँ पर इकट्ठा किया गया है, उस कोश का नाम ही साहित्य है। तो साहित्य क्या है? साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सारे ज्ञान का एक बड़ा सा डिक्शनरी है। जितनी भी नॉलेज है उससे जो भी कुछ लिया गया है महत्वपूर्ण, वो सब एक कोश के रूप में दिखाई देगा साहित्य में। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आज तक जो भी कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस सभी को अगर हम समाहित कर दें, संचित कर दें, एक जगह इकट्ठा कर दें, तो वो साहित्य है। इससे आप लगा सकते हैं कि ये बहुत विस्तार लिए हुए परिभाषा है, क्योंकि ज्ञान राशि तो हमारी बहुत सारी है। विज्ञान में भी हमने बहुत सारे ज्ञान हासिल किए, सोशल साइंस समाज में भी, है ना। अब तो मनोविज्ञान में भी बहुत सारे, तो बहुत सारा विषय हो सकता है ज्ञान का। तो ना सिर्फ साहित्य ही नहीं, साहित्य इतर जो भी कुछ है वो भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि जीवन जीने के जितने भी पहलू हैं वो भी सब ज्ञान के माध्यम से ही अर्जित होते हैं। तो ये एक परिभाषा बड़ी विस्तार ले जाती है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। एक और परिभाषा उन्होंने दी थी, अंतःकरण की
वृत्तियों का चित्र काव्य है। अंतःकरण की वृत्तियों, वृत्तियों मतलब हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा है, चित्तवृत्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द चलता है चित्तवृत्ति। तो चित्त की वृत्तियाँ यानी आपके मन के जितने भी कोने हो सकते हैं, जितने भी तरीके से आप सोच सकते हैं, चित्तवृत्तियाँ। वृत्तियों का मतलब यह है जो व्रत से बनाए वृत्तियाँ गोल गोल घूमती हैं, यानी आपके मन में जो भी कुछ समाहित है, जैसा भी जितने भी भाव आप देखते हैं, जितने भी फीलिंग आपको हैं, जितना भी ज्ञान आपको है, जो भी आप सोचते हैं आपके मन में, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र काव्य है। काव्य क्या है? जो भी कुछ मनुष्य के हृदय में चलता है, उसके अंतःकरण में चलता है। अंतःकरण में उसके भीतर, उसके मन में जो भी कुछ चलता है, उन सब का चित्र है। आप अपनी फीलिंग ही तो कहते हैं। सारे कवियों ने, सारे लेखकों ने साहित्य में क्या कहा है? जो कुछ वो महसूस करते थे, जो भी कुछ उन्हें आनंद देने वाला लगता था, या जो भी कुछ उनको दुख दे रहा था, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कुछ सुखी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ दुखी चीज़ें हो सकती हैं किसी के लिए। तो वो सब समाहित होकर कहाँ निकला? काव्य में आया। तो काव्य का मतलब ही यह है कि अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र काव्य है, ऐसा कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं, और अंतिम, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी संपादित किया था, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास संपादित किया था, जिसमें इन्होंने रीतिकाल की जो कविता थी उस पर अपने विचार प्रकट किए थे। रीतिकाल के बड़े विद्वान माने जाते हैं, काव्य शास्त्र पे विशेष अध्ययन है। ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी डॉक्टर नगेंद्र से। नगेंद्र ने कहा था साहित्य के बारे में, साहित्य आत्मा अभिव्यक्त साहित्य आत्मा व्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। आत्मा अभिव्यक्त संधि है, दीर्घ संधि हो रही है आत्म की अभिव्यक्ति के साथ, कि साहित्य जो है आत्म अभिव्यक्ति, जो भी कुछ आप अपने अंदर महसूस करते हैं उसको अभिव्यक्त करना, उसको कहना, जीवन की अभिव्यक्ति है ना। आप अपने जीवन में कुछ कहना चाहते हैं। सभी लेखकों ने अपने जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ, जो भी उन्होंने महसूस किया, जो भी उनके भीतर कहीं चलता था अंतःकरण में, उसी को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। हम भी वही करते हैं। हम भी अपने आप को, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है खुद को अभिव्यक्त करना। अगर मनुष्य का ये गुण नहीं होता अभिव्यक्ति वाला, अभिव्यक्त करने वाला, तो उसने भाषा का इजाद नहीं किया होता। भाषा क्यों बनाई मनुष्य ने? वो अपने अंदर की सारी चीज़ों को कहना चाहता था, है ना। अपने विचारों को, अपने भावों को, है ना, अपने मनोरंजन को, अपने आनंद को। और आप अगर एक पुस्तक है, आजकल बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वो, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, युval हरारी नाम के एक लेखक हैं, मनुष्य जाति का संक्षिप्त इतिहास, होमोसेपियंस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेपियंस के नाम से। तो उन्होंने, युval हरारी ने भी अपने उस ग्रंथ में यही कहने की कोशिश की है कि भाषा का इजाद मनुष्य ने विचारों से ज़्यादा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए किया था। वो गप कहानियाँ सुनाना चाहता था अपनी, इसीलिए भाषा का इजाद हुआ।
तो डॉक्टर नगेन जो कह रहे हैं कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। जो भी आप आत्म है ना, आत्मधन अभिव्यक्त, ये संधि है, दीर्घ संधि हो रही है कि हम अपने ही आत्म अभिव्यक्त जीवन, जो हमारा खुद का जीवन है, जिसे हम कहना चाहते हैं, उसी की अभिव्यक्ति, उसी जीवन की अभिव्यक्ति है साहित्य, और कुछ नहीं है। इससे अलग हटके कुछ भी नहीं है साहित्य में। जो भी कुछ हम महसूस करते हैं, जो भी कुछ हमें अनुभव होता है, वही हम अभिव्यक्त करते हैं। बालकृष्ण भट्ट, हाँ, द्विवेदी युग के लेखक हैं निबंधकारों में, और भारतीय हिंदू युग से ही लिखते आ रहे थे, और निबंधों के क्षेत्र में विशेष सफलता पाई इन्होंने। शिव शंभू के चिट्ठे, बालकृष्ण भट्ट, है ना, बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो क्या कहा था बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य के बारे में, इनकी भी परिभाषा एग्जाम में 10-20 बार तो आई गई होगी। जब भी एग्ज़ाम हो, परिभाषा आए और बालकृष्ण भट्ट का नाम ना हो, कम ही होता है ऐसा। अधिकतर आपको इनकी परिभाषा दिखेगी। क्या है परिभाषा इनकी? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जन समूह, जो भी आम जनजीवन है, जो लोग हैं, उनके हृदय का विकास, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी क्या आचार शैली है, क्या उनकी विचार शैली है, क्या उनका जीवन पद्धति है, क्या उनकी अपनी मान्यताएं हैं, क्या उनकी अपनी आस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं उस हृदय में। और उस सारे हृदय को जो भी कुछ है वो विकास के रूप में, विकास का मतलब एक जैसा नहीं होता। ये शब्द ही इसीलिए है कि साहित्य कभी एक जैसा नहीं होता, समय के अनुसार बदलता रहता है ना। अभी हमने देखा आदिकाल में साहित्य लगता है, भक्ति काल में लगता है, तो वो विकास है। जैसे जैसे जनसमूह अपने हृदय का विकास करता जाता है, साहित्य का भी विकास होता जाता है। मतलब क्या है इसका विकास होने का? यानी मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ जिस तरीके से बदलेंगी तो साहित्य का स्वरूप भी उसी तरीके से बदल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था यही कि ज्यों ज्यों मनुष्य के हृदय पर, मनुष्य के चित्तवृत्तियों पर नए नए रंग चढ़ते जाएंगे, कविता करना उतना कठिन होता जाएगा और मनुष्य को कविता की आवश्यकता भी उतनी ही और अधिक होती चली जाएगी। तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे ना कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होगा, उसकी चित्तवृत्तियों का भी विकास होगा। आज जैसे हम 2024 में सोचने वाले लोग हैं, 2050 में जन्म लेने वाले बच्चे हमारी सोच पे कहीं ना कहीं मुस्कुराया करेंगे। सीधी सी बात है। हम अपने बड़ों पे कहते हैं कि आप किस तरीके से सोचते थे, थोड़ा आश्चर्य करते हैं हम उनके जीवन शैली पर। अपनी दादी वाली जो जनरेशन है, हम उस पर तो और भी ज़्यादा आश्चर्य करते हैं, पापा वाली जनरेशन पर कम करते हैं। हमसे आने वाले नए बच्चे हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जो 2050 में बच्चे जन्म लेंगे, जब वो 2075 तक होंगे, तो उनका जीवन, उनकी चित्तवृत्ति, उनका सोचने का नज़रिया कुछ अलग होगा, बिल्कुल नए ढंग का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2050 या 2075 में कविता या साहित्य खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा। साहित्य का ढंग बदल जाएगा, साहित्य का तरीका बदल जाएगा, साहित्य का उसका रस लेने का आनंद बदल जाएगा, है ना। साहित्य की शैली बदल जाएगी, मगर फिर भी साहित्य होगा, कविता होगी, चाहे उसका रूप परिवर्तन भले ही हो जाए। तो ये वही रूप है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जैसे जैसे जन समूह का हृदय विकास करता है, यानी आपका टेस्ट बदलता है मनुष्यों का, है ना। और टेस्ट कैसे बदलता है? उसके विचार से, है ना। आज हमारे पास किस तरीके के आइडियाज़ हैं? पहले हमारे सेंटर में क्या था? सिर्फ ईश्वर था। बाद में हमने सेंटर में मनुष्य को ले लिया, हमारे केंद्र में मनुष्य आ गया। आधुनिक युग का मतलब ही ये है कि आधुनिक काल में केंद्र में कौन आ गया? ईश्वर चला गया, बल्कि मनुष्य केंद्र में आ गया।
पहले कौन था केंद्र में? ईश्वर था। अभी मनुष्य है, अभी पता नहीं आगे और कैसे जीवन बदलेगा। तो समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं वैसे वैसे साहित्य भी बदलता रहता है। यही कहने की कोशिश बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जैसे जैसे हृदय विकास करेगा साहित्य भी विकास करता ही जाएगा। इसका यही अर्थ निकलता है। विकास, हृदय का विकास होने का मतलब ये नहीं है कि हृदय शरीर में बड़ा हो रहा है, नहीं, शरीर में बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि उसके सोचने का तरीका, उसका ढंग अलग हो रहा है, उसके आइडियाज़ अलग हो रहे हैं, उसके विचार अलग हो रहे हैं, उसकी भावनाएं अलग हो रही हैं। तो वैसे ही साहित्य भी बदलता जाएगा, क्योंकि साहित्य आदिकाल का रीतिकाल के साहित्य से बिल्कुल अलग है। रीतिकाल का साहित्य आपकी प्रगतिशील कविता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल गया, उनका नज़रिया बदल गया, उनकी पद्धति बदल गई, उनका विश्वास बदल गया, उनकी चित्तवृत्ति बदल गई पूरी की पूरी। साहित्य के बारे में प्रेमचंद ने कहा था, ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र नहीं लिखें आप, कभी भी चंद्र नहीं करेंगे, प्रेमचंद नाम होता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे प्रेमचंद लिखते वक्त दा पे रा उड़ा देते हैं, जो कि गलत है। आपको प्रेमचंद लिखना है, तो वो प्रेमचंद्र नहीं थे, वो प्रेमचंद थे। प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या है साहित्य? साहित्य जीवन की आलोचना है। अब देखिए कैसे समझेंगे आप इसको। ये भी बहुत उपयुक्त बात है, बहुत सोच समझ के कही गई बात है। आलोचना का मतलब क्या है ना? लोचन। लोचवानी क्या होता है? आंखें होती हैं आपकी, नेत्र। तो जो भी कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं, आलोचना, जो भी कुछ आप देखते हैं वही क्या है? वही तो जीवन की जो भी कुछ आलोचना है, यानी जीवन को जिस ढंग से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से आप जीवन को देख रहे हैं, उसके बारे में सही और गलत चीज़ें, जो सही और गलत को आप निर्णय ले रहे हैं उसका, बस वही साहित्य है। जीवन की आलोचना, साहित्य जीवन की आलोचना है। आप जैसे साहित्य को पढ़ें, जैसे साहित्य को समझें, जीवन को, वही साहित्य में आता है। रामचरितमानस में तुलसीदास का दृष्टिकोण क्या था? राम का शीलवान होना। शील पुरुष है वो। शील का मतलब होता है ना, जो बहुत शालीनता से भरा हो, शील हो जिसमें हर तरीके का आदर हो, सम्मान हो, श्रद्धा हो जिसके प्रति, ऐसा शीलवान पुरुष है। तो राम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, शीलवान है। लेकिन अब इनका दृष्टिकोण ऐसा है, सूरदास ने नहीं, राम के ऊपर नहीं इतना लिखा, उनको पसंद आई कृष्ण, और कृष्ण का भी कौन सा जीवन? उनका बाल जीवन। तो मनुष्य क्या करता है, जैसे मनुष्य, क्योंकि लेखक भी तो अपने आप में एक मनुष्य है, तो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना चुनाव करता है चीज़ों का। तो लेखक भी अपने ही स्वरूप, अपने ही इच्छाओं के अनुसार अपने साहित्य का चयन करता है। उसे क्या पसंद है ना, उसे जीवन का कौन सा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण लगता है। किसी के लिए हो सकता है प्रेम बहुत मायने रखता हो, किसी के लिए हो सकता है सेवा का भाव बहुत मायने रखता हो, किसी के लिए देशभक्ति मायने रखती हो, है ना, किसी के लिए माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव मायने रखता हो, किसी के लिए समाज के नैतिक मूल्य मायने रखते हों। तो सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, और वो उसी दृष्टिकोण से, उसी तरीके से साहित्य लिखने की कोशिश करता है। अपना अपना साहित्य को, जीवन को देखने का नज़रिया, उसकी जीवन की जो आलोचना है वही साहित्य है। आप साहित्य अपने जीवन को कैसे देखते हैं, आप उसी के अनुसार साहित्य करने लगोगे। होता है ना, कुछ बच्चे प्रेम कविता करते हैं, कुछ देशभक्ति की कविताएं करते हैं। अपनी हमारी चित्तवृत्ति के अनुसार ही हम साहित्य को स्थान देते हैं। एक दो परिभाषा और देखते हैं बस। कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, बहुत महत्वपूर्ण नाम है कॉलेज का, और ये आपको पश्चिमी जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है
उसमें आपको ये नाम दिखाई देगा कॉलरिज। क्या कहा था कॉलरिज ने साहित्य को लेके? सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम काव्य है। आपके पास सुंदर शब्द हों, सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम, पदक्रम मतलब एक सिस्टम, सीक्वेंस, कि आपके पास बहुत अच्छे शब्द हैं और आपने उन बहुत अच्छे शब्दों को एक बहुत अच्छे क्रम में सजा दिया है, ये आपका काव्य बन जाएगा कॉलरिज के अनुसार, कि सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम काव्य है। ठीक है। हडसन की भी बात देख लेते हैं। हडसन ने कहा था कि भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या जब हम करते हैं तो वो काव्य कहलाता है ना। और आपके उसमें भाव होंगे, आपकी उसमें कल्पना होगी। ये भी पश्चिमी विद्वान थे हडसन, है ना, कि भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या, आपकी फीलिंग, आपका सोचने का नज़रिया, आप कितनी कल्पना कर सकते हैं नई नई चीज़ों की, इन सब के माध्यम से आप जब जीवन की व्याख्या करते हैं तो वो आपका काव्य बन जाता है। भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या क्या है? काव्य है। ठीक है। कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी कल्पना कैसी है, इन दोनों से ही आप जब जीवन को देखने की कोशिश करते हैं और व्याख्या करने की कोशिश करते हैं जीवन की, तो आप एक काव्य को जन्म देते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से परिभाषाएं काफ़ी हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं, और एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, हम देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास और साहित्य आलोचना बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब वाराणसी विश्वविद्यालय में थे तब श्याम सुंदर दास भी वाराणसी विश्वविद्यालय में ही थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगभग ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में श्याम सुंदर दास, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है। जब अपना हिंदी साहित्य का उन्होंने इतिहास लिखा था हिंदी शब्दसागर की भूमिका में, तब आचार्य श्याम सुंदर दास BHU में ही थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी BHU में ही थे। ठीक है। बहुत बड़े विद्वान है ये हिंदी के श्याम सुंदर दास, हल्के में मत लेना इनको। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे विद्वान थे। आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका इतिहास हमारे लिए मील का पत्थर है, कहते हैं जिसने हिंदी साहित्य में MA किया है या BA किया है, अगर उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लाइन बाई लाइन, एक एक पंक्ति बाई पंक्ति अगर नहीं पढ़ाया ढंग से, तो फिर उसने हिंदी साहित्य को जिया ही नहीं है। हिंदी अगर साहित्य में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, अपने विचार, अपनी शैली, सारी चीज़ें अच्छी करनी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एक एक लाइन बाई, एक एक पंक्ति के अनुसार पढ़ते जाएं, है ना। किसी ने कहा था, एक विद्वान ने, कि आप हिंदी साहित्य में MA हों, BA हों और आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आपने खाक BA MA किया है। और अगर आपने हिस्ट्री में MA या BA किया और आपने शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी से भारत विभाजन तक नहीं पढ़ी, तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। तो वो दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, हिस्ट्री के लिए प्लासी से भारत विभाजन, और हिंदी साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए हर किसी को, और बहुत ध्यान से। साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है, लिखा गया है तथा जो
जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कि साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब क्या लिखा गया है? कुछ लिखा गया का मतलब है कि कोई मीनिंग, कोई अर्थ लिए हुए हो, वो बेमतलब की बात ना हो, कुछ गहरी बातें हों। साहित्य में गहरी बातें ही होती हैं। साहित्य कोई हल्के या सामान्य आदमियों का तो काम है नहीं। साहित्य में साहित्य को करना, साहित्य को लिखना, आप कभी कविता लिखने की कोशिश करना, देखना आप बहुत अच्छा सोचते होंगे अपने मन के भीतर, और जब आप कविता करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। कुछ कविता जैसा बन ही नहीं रहा, कुछ कहानी जैसी बन ही नहीं रही, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा उसमें कि लोग पढ़ते जाएं और खो जाएं। तब आप महसूस करेंगे कि साहित्य लिखना कितना कठिन काम है। अभी हम क्या करते हैं, किसी कविता को उठा के पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो सामान्य सी बात थी, कोई भी कह सकता था। मगर वही बात नए तरीके से अगर हमें कहनी हो, नए ढंग से, जो पहले कभी नहीं कही गई हो, पुरानी कविताओं की कॉपी पेस्ट करने, वो अलग बात है। अपना भाव अपने रूप में, नए रूप में कहना बहुत भारी पड़ता है। तो साहित्य करना कोई आसान काम नहीं है। तो साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है। लिखा गया का मतलब कोई मीनिंग है, कुछ कहने की कोशिश की गई है, तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब जीवन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अब ये बहुत विस्तार की बात चली आएगी कि भाई हमारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं जीवन के। अलग अलग समाज है, उसके अलग अलग उद्देश्य हैं जीवन जीने के, है ना। हम कुछ समाज ऐसे हैं जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन, नैतिकता। कुछ समाज ऐसे हैं जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ पैसा, पूंजी। उदाहरण के तौर पे एक तरफ आप अमेरिका को रखो, अमेरिकी समाज को, दूसरी तरफ आप तिब्बत वाले या भूटान वाले समाज को रखो, है ना। तो भूटान का जो समाज है वो उस तरीके से नहीं सोचता जैसे अमेरिका का समाज सोचता है। भूटान के समाज के लिए शांति कहाँ है? उसकी प्रकृति में है, उसके उस रूप में है जो नेचर के बिल्कुल करीब है। लेकिन अमेरिका के लिए शांति वहाँ नहीं है, प्रकृति में। अमेरिका के लिए शांति कहाँ है? बहुत ज़्यादा पैसा में, कैपिटलिस्ट होने में, पूंजीपति होने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, शांति की तरफ जाइए। तो समाजों के अनुसार जीवन के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। एक समाज जिस जीवन के उद्देश्य को लेकर चल रहा होगा, हो सकता है वही दूसरा समाज उस उद्देश्य को हो उसके यहाँ, लेकिन उतना महत्वपूर्ण ना हो, कोई दूसरा उद्देश्य उसके यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। धर्मों के हिसाब से सोच सकते हैं। रिलीजन में मुसलमानों के यहाँ अलग तरीके का उद्देश्य होगा, ईसाइयों के यहाँ अलग तरीके से होगा, हिंदुओं के यहाँ अलग तरीके से होगा, बौद्धों के अलग। सबका जीवन का उद्देश्य डिफरेंट हो सकता है। तो साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। तो मूलभूत उद्देश्य तो आप रख ही सकते हैं क्या, कि नैतिकता हो समाज में, है ना, मानवीय जीवन हो, पशुता से हम जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं हमारी, जो हमको मनुष्य श्रेणी से नीचे गिराती हैं, उन चीज़ों से बचने का रूप हो सकता है। ऐसे उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप उद्देश्य के अंतर्गत रख सकते हैं कि साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आज थोड़ा सा मैंने डिटेल में, या इतना स्लो पढ़ाऊंगा तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज बस हमने थोड़ा सा इसलिए इस पर थोड़ा डिटेल से बात की है। कल हम टेक्निकली फैक्टों पे फोकस करेंगे, सिर्फ फैक्ट, है ना। हम उतने विस्तार में बातचीत नहीं करेंगे। आज हमने इसलिए विस्तार में बातचीत की है कि साहित्य है, साहित्य का विषय है, साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा साहित्य पे हम बात करें कि साहित्य क्या है। ठीक है। किसी का कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी हम 5-8 मिनट बात कर सकते हैं। सर, हाँ सारा। ये आज से स्टार्ट हो रहा है का क्लास जो? हाँ, बाद में बात करेंगे इस बात पे। ओ सर हाँ जी, सर कुछ पूछना था सर। ये कहानी जयशंकर प्रसाद का आकाश कहानी मिला है सर। आकाश द्वीप है सर, शायद ना सिलेबस में गलत दिया है क्या? अच्छा, क्या दे रखा सिलेबस में?
ये आकाश और आकाश जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसको देख लेंगे हम। इसलिए उसमें उनके काव्य संग्रह में मिल जाएगी, उनकी रचनावली ग्रंथावली से निकाल लाएंगे। क्योंकि मेरे तो सिलेबस में आकाशदीप नहीं थी, पुरस्कार थी। और आकाशदीप तो मैंने यहाँ पढ़ानी है और यहीं पढ़ी है। हम लोगों ने पुरस्कार भी पढ़ाई थी अभी उससे पहले, और छोटा जादूगर पढ़ी थी। तो वो है आकाशदीप को, देखते हैं इसको, उससे निकाल के लेके आते हैं। जी वही सर, आकाश अ, नहीं है कहानी में, इसीलिए आपको पूछा था, यहाँ गलती दिया है क्या सर इसलिए। तो कल हम ये कोशिश करेंगे काव्य शास्त्रीय परंपरा को थोड़ा सा देखने की, या खासकर हम आ, काव्य शक्तियों की तरफ से, व्याकरण की तरफ से चलेंगे। ठीक है। सर, हाँ, आधुनिक काल को नहीं पढ़ाएगा? आधुनिक काल को नहीं पढ़ आधुनिक काल पढ़ना है क्या सबसे पहले? सर, बाद में पढ़ाएगा क्या? एक मिनट रुकिए। पहले चैप्टर देखिए, पहला जो है प्रश्न पत्र प्रथम। आप मुझे ये बताइए, आपका पेपर पहले से आएगा या दूसरे से आएगा? पहले वाला कौन सा होगा, फर्स्ट पेपर होगा या सेकंड पेपर होगा? सुन रहे हैं आप मुझे? कौन बात कर रहे हैं हमसे? जी जी। अच्छा, मोमिंग रोंगिया जी से बात हो रही है? जी सर। हाँ, तो हाँ, आधुनिक काल पढ़ाएंगे। आधुनिक काल देखो, टीजीटी के लिए पढ़ना है ना हमको। जी सर। तो देखो, टीजीटी में मुझे ये बताओ, पहले पेपर कौन सा, फर्स्ट पेपर है कि सेकंड पेपर है? सर, पहले और सेकंड ये सभी एक ही सिलेबस है, एक ही सिलेबस है? सभी से ही आएगा सर। जी। पेपर एक होगा, दो होंगे? सर, पेपर जो ना दोनों सेम ही होगा, कि एक जो बस आपका रिटन में आएगा और एक जो ऑप्शनल में आएगा। पेपर दोनों आएंगे, ठीक है, मैंने मान लिया। पेपर दो आएंगे, एक रिटर्न में आएगा और एक ऑप्शनल में आएगा। तो रिटर्न वाला तो सेकंड पेपर से आना चाहिए यहाँ से। नहीं सर, फर्स्ट से भी आएगा। तो फिर इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया इसको, फर्स्ट पेपर प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड? ये तो पता नहीं सर, पर लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था ना, हाँ, उसको सर देख के दिखाई तो सभी से आ रहा है। चलो देखते हैं। आधुनिक साहित्य थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे। उसमें जी कुछ नहीं ठीक। हुआ, पढ़ाने को तो हम ये कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा सा इस वाले पार्ट को देख के चलेंगे, शब्द शक्तियाँ देखते हैं। देखो, आधुनिक साहित्य को फिर भी आसानी से किया जा सकता है। जो टेक्निकल चीज़ हैं, जैसे शब्द शक्ति हैं, रस हैं, छंद हैं, है ना, इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको कर लेते हैं पहले जल्दी से, और फिर हम ठीक काव्य है। शास्त्र को देख लेते हैं, इस वाले हिस्से को। ये जी। सबसे टफ पार्ट है आपके इसका। और इसके बाद देख लेंगे आधुनिक साहित्य को भी देख लेंगे, आधुनिक काल को देख लेंगे, भारतीय ठीक हिंदू है। द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हाँ, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। ईजी है ही। आगे जितना आगे आता जाता है साहित्य बहुत ईजी होता चला जाता है। भक्ति काल, रीति काल, और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार से तो बहुत ईजी है। ठीक है साथियों, फिर हम ये क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं ना।